नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित आप सभी का सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में वेलकम करता हूं। आप इस समय पढ़ रहे हैं फिजिक्स क्लास 12 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें आपका 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। आज चौथा लेक्चर है। पिछले 3 लेक्चर्स के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, जैसे बायो-सेवर्ट के लॉ के बारे में पढ़ा, एम्पियर के परिपथी नियम के बारे में, उसके अनुप्रयोगों के बारे में, और कल की जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोगों ने देखा था, क्या देखा लास्ट वाले सेक्शन में, सोलोनाइड के बारे में। तो आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम सीखेंगे कि जो सोलोनाइड होती है, परिनालिका होती है, उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होता है, कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द या इंटीरियर पार्ट ऑफ अ सोलोनाइड। ठीक, इसके बारे में आज हमें अध्ययन करना है। तो कल सोलोनाइड के बारे में मैंने क्या बताया था, आप लोग देखे होंगे कि हम कोई कार्डबोर्ड ले लें, कार्डबोर्ड हम लेते हैं, अब उस कार्डबोर्ड पे कॉपर की वायर कुछ इस तरीके से लपेट दें। तो जब उस वायर में, कॉपर की वायर में जब करंट फ्लो करती है, तो उस वायर के भीतर, मतलब सोलोनाइड के अंदर आप देखोगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। यहां सब चीजें हम लोगों ने देखा था। आज जानेंगे कि कितनी मात्रा में चीजें तैयार होती हैं। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए अच्छे से। आज इसके परिमाण के बारे में सीखने वाले हैं हम लोग। तो लिखिए, लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। आप सब लोग हेडिंग लगा लीजिए, लंबी परिनालिका के भीतर लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलोनाइड। मैग्नेटिक फील्ड inside a long solenoid, एक लंबी परिनालिका है और हमें उसके भीतर पता करना है कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कैसे निकलता है। आप सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे सोलोनाइड का, मेरे साथ साथ बनाते हुए चलिए आप लोग। हमने माना कि कोई एक सोलोनाइड है जिसको हम किसी चीनी मिट्टी के बर्तन या कार्डबोर्ड पर कुछ इस तरीके से राउंड आउट ऑफ राउंड हम इसको लपेट रहे हैं। एक कॉपर की वायर है, ठीक है, और यहाँ पे एक करंट फ्लो कर रही है कुछ इस तरीके से। आप लोग भी साथ साथ बनाइए। चलिए देखिए, आपके सामने यहां पर एक सोलोनाइड है। इस सोलोनाइड में जो करंट फ्लो कर रही है वो आपकी कितनी है, आई है, ठीक है। अब हम इस सोलोनाइड के एक आयताकार लूप मानते हैं। मैंने एक लूप ले लिया आयताकार। चलिए देखते हैं आयताकार लूप के बारे में कुछ गेस क्या कैसे हम करने वाले हैं। मैंने एक आयताकार लूप लिया, यहीं पर एक आयताकार लूप बनाते हैं। ठीक, आयताकार लूप कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि इसके जो आधार भाग है वो सोलोनाइड के अंदर हो। क्या हो, सोलोनाइड के अंदर हो, ठीक है। अब देखिए यहां पे कुछ बातें और मान के चलेंगे। अब इनका हम नाम दे रहे हैं। इनका नाम क्या है, ए बी सी डी। लूप का नाम क्या है, ए बी सी डी है, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में हम लोग लिखते हैं
और एक समझ बनाते हैं कि आखिर क्या कैसे हो रहा है। तो तैयार हो जाइए आप सभी। लिखिए, माना एक लंबी परिनालिका, लिखेंगे माना एक लंबी परिनालिका, माना एक लंबी परिनालिका की प्रति मीटर लंबाई की प्रति मीटर लंबाई तार के स्मॉल n फेरे हैं, के स्मॉल n फेरे हैं तथा इसमें I एम्पियर की धारा तथा इसमें स्मॉल I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, स्मॉल I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। माना, आगे लिखिए, माना एक आयताकार बंध, माना एक आयताकार बंद पथ ABCD, बंद पथ आपका यही है जो हमने लूप बनाया है परिनालिका के भीतर, ABCD बंध, स्मॉल से लिखते हैं ABCD है, जिसकी भुजा AB है, जिसकी भुजा AB, आप देख रहे हैं कि भुजा AB जो है वो परिनालिका के भीतर है। भुजा AB क्या है? परिनालिका के अक्ष के समांतर है, या AB परिनालिका के अक्ष के समांतर है, अक्ष के समांतर है। अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है, तथा भुजाएं BC व BD तथा भुजाएं BC व BD, BC व AD बहुत लंबी है, AD आप लेंगे, बहुत लंबी है। अब देखिए यहां पे आप देखेंगे भुजा BC को देखो और AD को देखो, क्या है, बहुत ज्यादा लंबी है। किसकी तुलना रूप में? तुलनात्मक रूप से AB की अपेक्षा आपकी लंबी है। अब आगे देखिए क्या करते हैं, जिससे कि यह माना जा सके, जिससे कि यह माना जा सके, जिससे कि यह माना जा सके, क्या मान सके, कि भुजा CD माना जा सके कि भुजा जो CD है बहुत दूर है, बहुत दूर है। इतनी बात क्लियर है? हमने मान लिया भुजा CD क्या है, बहुत दूर है, तथा इस भुजा पर परिनालिका के कारण, तथा इस भुजा पर
परिनालिका के कारण तथा इस भुजा पर परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र नगण्य है। चुंबकीय क्षेत्र मतलब इस रीजन में जो बी है वो कितना है, 0 है, ठीक है, के कारण चुंबकीय क्षेत्र नगण्य है। चुंबकीय क्षेत्र ने क्या मान लिया, नगण्य है। अब आगे लिखेंगे आयताकार लूप ABCD पर। अब इस आयताकार लूप पे हम लगाएंगे एम्पियर का परिपथी नियम। लिखेंगे आयताकार लूप ABCD पर एम्पियर का परिपथीय नियम लगाने पर तो देखिए बच्चों, एम्पियर का हम यहां पे लगाएंगे परिपथीय नियम, ठीक है। यहां पे क्या लगाने वाले हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम। तो परिपथीय नियम कैसे होगा, इसको हम ब्रेक करेंगे। कितना होता है परिपथीय नियम, आपको मैंने कल बताया था कि B डॉट वेक्टर DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट। इक्वेशन नंबर 1 आप मान लीजिए। यही तो आपको बताए थे कि लीनियर इंटीग्रल B डॉट DL बराबर म्यू नॉट I होता है। अब हम यहां पे क्या करेंगे, अब यहां पर हम इसको ब्रेक करेंगे। देखो बच्चों, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। B डॉट DL को हम कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए यहां पे लीनियर इंटीग्रल वेक्टर B डॉट वेक्टर DL, इसको देखिए, इसको 4 खंडों में हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले A से B, फिर B से C, C से D और D से A, इस टाइप में करेंगे ब्रेक। सबसे पहले करेंगे A से B वेक्टर B डॉट DL प्लस, फिर B से C वेक्टर B डॉट DL प्लस, फिर C से D वेक्टर B डॉट DL प्लस, फिर D से A B डॉट DL। इतनी बात बच्चों समझ में आया। फिर से देखिए, हमने ऐसा 4 भागों में क्यों डिवाइड किया, क्योंकि आप आयताकार रूप में देखोगे A से B, B से C, C से D, D से A, तो हमने इनको भुजाओं के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इनको आपस में डिस्टिंग्वाइज कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखिए आगे, अब आप देखो ध्यान से, B डॉट DL के कंडीशन में, B डॉट DL में, क्योंकि B की दिशा कुछ इस टाइप में होगी ऐसे, यहां तो cos 0 बनेगा। आप एक चीज देखो, DL आपने इसको लिया है, छोटा सा पार्ट एक हमने DL लिया, और B की दिशा कुछ इसी टाइप में होगी ऐसे। फील्ड मान लो यहां से निकल रही है, आ रही है, यहां से निकलेगी, कुछ इसी टाइप में तो होगा। तो B और DL के बीच में यहां थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो कैसे लिखते हैं इसको, देखिए यहां पे A से B BDL cos 0 डिग्री प्लस BD DL। अब एक चीज देखो यहां पे CB के कंडीशन में, देखिए CB जो है इस अक्ष से कितना इंच का कोण बना रही है, 90। तो यहां पर कितना हो जाएगा, cos 90 डिग्री। इसी तरीके से C से D क्या है, बहुत दूर है, और हमने मान लिया यहां पर चुंबकीय क्षेत्र जो है, देखिए यहां पे इसे भुजा पर परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या है, नगण्य है। तो इस पर B बराबर कितना है जी, यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे 0, क्योंकि लगभग 0 है, तो B आपका क्योंकि बहुत दूर है ना, अक्ष से देखिए कितनी दूर पर है CD, तो इसको हम मान लेते हैं 0 है, 0 DL। फिलहाल तो थीटा तो 0 ही बनेगा यहाँ पे। फिर हम लेंगे यहाँ पे D से A
डी से ए बी डॉट डी एल कॉस 90 डिग्री। देखिए आपका डीवी जो डी ए जो है वो भी अक्ष से कितने अंश का कोण बना रहा है, 90। अब आप मुझे बताओ कॉस 90 बराबर कितना होता है। तो आपने पढ़ा है कॉस 90 बराबर 0 होता है, कॉस 90 बराबर होता है 0। तो कॉस 90 यहाँ पे पूरा 0 हो गया, कॉस 90 यहाँ पे ए पूरा 0 हो गया, और 0 से कोई इंटीग्रल मल्टीप्लाई होगा तो ए 0 हो गया। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो लीनियर इंटीग्रल वेक्टर b डॉट डी एल है वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b डी एल के बराबर हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, b डी एल के बराबर हो गया। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, यहां पे देखो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। आप ना हो तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बता रहे हैं। यहां तक हम लोगों ने सीख लिया है, ठीक है। अब इसके आगे हम एम्पियर के सर्किटल लॉ से तुलना करेंगे, फिर आगे देखते हैं क्या कैसे होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए अब देखिए क्या करते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं फिर देखिए आपके पास इतना आ गया। अब आगे हम क्या करेंगे, यहां से b अगर हम कांस्टेंट ले लें तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो जाएगा, a से b तक, और सॉरी b हमने कांस्टेंट ले लिया तो dl आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि dl का इंटीग्रेशन करेंगे कितना आ जाएगा, x हो गया। मैंने मान लिया dl का इंटीग्रेशन करने पे x आ रहा है, तो यहां से कितना आ गया, bx हो गया। कितना हो गया, bx। अब देखिए समीकरण 1 से bx हो गया। रुक जाइए, अभी मत लिखिएगा क्योंकि हम लंबाई यहां पे x मान के चल रहे हैं। bx हो गया। अब लिखेंगे माना, आप सब भी लिखिए, माना परिनालिका की प्रति लंबाई माना कि परिनालिका की प्रति लंबाई, माना कि परिनालिका की प्रति लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है, में फेरों की संख्या स्मॉल n है। आगे क्या लिखते हैं, तब लंबाई x में x में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, फेरों की संख्या nx हो जाएगी, nx होगी। कितनी होगी, nx होगी। अतः प्रत्येक फेरे में फेरों में I नॉट धारा है, I नॉट धारा है, तब कुल धारा कितनी हो जाएगी, n I नॉट x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n I नॉट x हो जाएगा। I बराबर, इसका मतलब है कि I बराबर कितना हो गया, n I नॉट
x हो गया। ठीक है, तो समीकरण 1 से बच्चों कितना हो जाएगा, इसको मान लो 2, तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमें क्या पता लगा, समीकरण 1 और 2 से मुझे मिला क्या, मुझे मिल गया कि bx इज इक्वल टू n i नॉट, सॉरी म्यू नॉट n i x, तो x से x कैंसिल हो गया, तो b बराबर कितना आ गया, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई नॉट ले लो। तो किसी भी परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका परिमाण किसके बराबर होता है, b बराबर म्यू नॉट एन आई नॉट के बराबर होता है। इतनी बात समझ में आई आपको। न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी लिख लीजिए इसका मात्रक। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, यही आपका फॉर्मूला है और इसी के माध्यम से हम करेंगे। और एक बात यहां पे नोट में हम लिखेंगे, नोट में क्या है कि परिनालिका के क्षेत्रफल व लंबाई पे डिपेंड नहीं करता चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्रफल चाहे जैसा हो, सिर्फ 3 बातों पे डिपेंड करेगा। एक तो नंबर ऑफ पर यूनिट टर्न पे, उसके बाद म्यू नॉट पे, और कितनी करंट फ्लो कर रही है इसी पर बी का मान निर्भर करता है। तो एक बात यहां पे नोट में लिख लीजिए आप सब, लिखेंगे परिनालिका के भीतर, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र उसकी लंबाई व क्षेत्रफल से निर्भर नहीं करती, वह क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। निर्भर नहीं करती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार आप ले लीजिए अच्छे से स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक पे। ओके, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे टोराइड के बारे में। आखिर टोराइड क्या होता है। देखिए अब हम जानेंगे टोराइड के बारे में। सोलोनाइड तो आपने पढ़ लिया, अब हम क्या देखेंगे, टोरॉइड। तो हेडिंग आप सब लगा दीजिए टोराइड। सबसे पहले टोराइड जानते क्या है। टोरॉइड इंग्लिश में भी इसको यही कहते हैं, टोराइड। जैसे सोलोनाइड है वैसे टोराइड। अब जानेंगे आखिर है क्या। देखिए आपने जो सोलोनाइड लिया था, सोलोनाइड कुछ इस तरीके से था, ऐसे। सोलोनाइड के दोनों अंतिम सिरों को आप पकड़िए और आपस में मिला दीजिए, तो एक पहिया जैसा बन जाएगा ना, एक सर्कल जैसी आकृति बनेगी, एक चक्का जैसा बनेगा, ऐसे गोला गोला। भाई यही मान लो पेन है, अगर फ्लेक्सिबल हो मतलब मुड़ सकती है, अगर मुड़ सकती तो इसके दोनों सिरों को हम आपस में मिला दें तो एक गोला बन जाएगा ना, एक गोला बनेगा। तो अगर हम
सोलोनाइड के दोनों एंड को, दोनों अंतिम सिरों को पकड़े, क्योंकि स्प्रिंग जैसी होती है, पकड़े और आपस में मोड़ दें तो एक चक्रीय आकृति बनेगी, और एक चक्रीय आकृति ही हमारी क्या कहलाती है, टोरॉइड कहलाती है। ये बात समझे, हिंदी में भी टोरॉइड ही कहते हैं। ठीक, तो इसके बारे में कुछ लिखते हैं, फिर आगे हम समझ बनाते हैं। पहले तो इसकी परिभाषा लिखें, क्योंकि 2 नंबर में आया हुआ है कई बार, 2 मार्क्स में ये चीज पूछा गया है कि आखिर टोरॉइड है क्या। चलिए पहले समझ विकसित करते हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे इसके अंदर। लिखिए, यह एक वृत्ताकार खोखला, यह एक वृत्ताकार खोखला छल्ला होता है, छल्ला होता है जिसकी या जिस पर किसी तार के अत्यधिक, ऐसे लिख लीजिए, जिस पर किसी तार के अत्यधिक, जिस पर किसी तार के अत्यधिक फेरे पास पर सटाकर लपेटे जाते हैं, ठीक, यहां तक कोई डाउट नहीं है, लपेटे जाते हैं। फिर आगे लिखेंगे, इसे ऐसी परिनालिका के रूप में परिनालिका के रूप में देखा जा सकता है। परिनालिका के रूप में देखा जा सकता है, जिसे बंद करने के लिए जिसको बंद करने के लिए क्या करना होता है, वृत्ताकार मोड़ दिया जाता है, वृत्ताकार मोड़ दिया जाता है। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, इसमें एक सोलोनाइड ली है, सोलोनाइड के दोनों सिरों को पकड़ा और आपस में मोड़ दिए, तो एक संरचना जो तैयार हुई वही हमारी क्या है, टोरॉइड है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब हम देखेंगे कि टोरॉइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम इसके डेरिवेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, अच्छे से ले लें इसका स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं कैसे इसकी समझ एक बनाते हैं। चलिए लिखते हैं आगे।
चलिए देखिए, सबसे पहले एक हम डायग्राम बनाएंगे। उससे पहले आप एक सबसे पहले गोला बनाइए। एक इस तरीके से आप गोला बना लीजिए। आप लोग भी साथ साथ बनाइए। एक गोला तैयार हो गया। अब इस पे हम कॉपर की वायर क्या करेंगे, लपेटेंगे। अब हम तार लेते हैं, अब तार को लपेटना प्रारंभ कर देते हैं। अच्छा चलिए, एक अक्ष भी ले लेते हैं बीच में। ये मान लीजिए इनके बीच में कोई अक्ष है। ठीक है, अक्ष ले लिया हमने। अब इस टोराइड का केंद्र ए है और पी पॉइंट पर मुझे निकालना है। ये पी पॉइंट है, ठीक है। यहां पर मुझे निकालनी होगी तीव्रता। इसकी त्रिज्या कितनी है, ए है। त्रिज्या कितनी है, ए है। और 3 पॉइंट लेते हैं। पी हो गया, अंदर मैंने क्यों ले लिया, और बाहर आर पॉइंट हमने ले लिया, ठीक है। या आर अंदर ले लेते हैं, बाहर मैंने क्या ले लिया, क्यू पॉइंट है, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब एक वायर हम इस पे लपेटेंगे। इस पर ऐसे वायर लपेटते हुए चलेंगे, जैसे इसके पहले हम लपेटे थे सोलेनोइड पे, ठीक उसी तरीके से टोराइड पे लपेटेंगे। एक कॉपर का वायर लेकर के कुछ इस तरीके से आप लपेट दीजिए इस पर। चलिए, यहां तक क्लियर हो गई। अब इसमें आप धारा प्रवाहित करा दीजिए। मानते हैं कि धारा कुछ इस तरीके से गई होगी। अब हम डायरेक्शन ऑफ करंट यहां इंडिकेट कर देते हैं। आप लोग भी साथ साथ बनाइए डायग्राम, क्योंकि डायग्राम आप अच्छे से समझना है, तभी आप चीजें समझ पाएंगे। इसको आप लोग बनाइए अच्छे से। आपके सामने जो चित्र बना हुआ है किसका है, टोराइड का है। बच्चों किसका है चित्र, टोराइड है। ये क्या है, टोराइड, ठीक। अब हम देखेंगे कि इस टोराइड में 3 बिंदु हमने कंसीडर किया है। एक आपका P है, एक Q है, एक R है। P टोराइड के भीतर है, R टोराइड के अंदर है और Q टोराइड के बाहर है। तो देखेंगे कि अलग अलग बिंदुओं पर क्या कैसे मान दे रहा है, इसके बारे में एक समझ हम विकसित करते हैं, ठीक है। तो तैयार हो जाइए आप सभी लिखने के लिए। पेन कॉपी कलम बना लीजिए। ये डायग्राम आप जरूर बना लो, डायग्राम जरूर समझ में आना चाहिए, ठीक है, तभी बात आगे बनेगी। तो इसमें अलग अलग कंडीशन पे लेके चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि टोराइड के क्रोड के भीतर, ये जो क्रोड है इसके क्रोड के अंदर, मतलब टोराइड के अंदर का मतलब है कि टोराइड के क्रोड के अंदर हम देखेंगे बी का मान कितना है, ठीक है। फिर अलग अलग कंडीशन में देखेंगे। तो पहली हेडिंग आप लोग लगा लीजिए कि टोराइड की क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र हमारा पहला रहेगा। पहला आप लोग लिखिए
टोराइड की क्रोड, टोराइड की क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, अगर आप टोराइड के अंदर देखना चाहें कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा तो आइए इसकी समझ बनाते हैं। तो लिखेंगे माना टोराइड की क्रोड के भीतर, देखिए टोराइड की क्रोड के भीतर कौन सा पॉइंट हमने लिया है, P। तो लिखेंगे माना कि टोराइड की क्रोड के भीतर बिंदु P में से जाने वाला वृत्ताकार पथ की त्रिज्या स्मॉल a है। मैंने कितना ले लिया, स्मॉल a है। तब एम्पियर के नियम से एम्पियर के नियम से कितना हो जाएगा बच्चों, आपको अभी भी बताया मैंने कितना होता है एम्पियर के नियम से, कि लीनियर इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई के बराबर होता है। म्यू नॉट आई के बराबर होता है जहां आई कुल धारा होती है। यहां लिख लो एक चीज कि जहां आई कुल धारा है, ठीक है, जहां आई क्या है, टोटल करंट है। आई इज द टोटल करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। ठीक, अब आगे देखिए कैसे करेंगे। अब बच्चों एक चीज देखो, यहां पे बी और डीएल के बीच में कितना एंगल बनेगा, क्योंकि बी की दिशा भी कुछ इसी टाइप में है और डीएल भी इधर है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। कैसे देखिए यहां पे, क्योंकि बी कुछ इस तरीके से होगा और इसी अक्ष पर, क्योंकि इसी अक्ष पर बी भी है और डीएल भी है, तो थीटा आपकी 0 हो जाएगी। तो यहां से कितना हो जाएगा, यहां से हम लिखेंगे कितना, वेक्टर बी डॉट डीएल इज इक्वल टू, बी हमने कांस्टेंट लिया। सबसे पहले हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, बी डी एल कॉस 0 डिग्री। अब b को मैंने कांस्टेंट लिया और फिर dl को इंटीग्रेट किया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसको अगर लिखना चाहें b 2 पाई a। देखो बच्चों, छोटा सा पार्ट अगर हमने यहाँ पे लिया dl और पूरे पार्ट को बात करें तो पूरी पार्ट हमारी किस तरीके से है, परिधि के रूप में है। त्रिज्या a है तो परिधि आपको निकालने के लिए 2 पाई r a फॉर 2 पाई r फॉर्मूला होता है, तो r के स्थान पे हमने a त्रिज्या लिया है, तो परिधि कितनी हो जाएगी, 2 पाई a हो गया। यहां तक बच्चों कोई डाउट नहीं है। अब देखिए आगे लिखेंगे वृत्त पथ की लंबाई, इसके आगे आप सभी लिखेंगे वृत्त पथ की लंबाई कितनी है, 2 पाई a है, 2 पाई a है। ठीक, इसमें फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तथा
इसमें फेरों की संख्या तथा इसमें फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी? n 2 पाई a। कितनी हो गई? n 2 पाई a। अब वृत्तीय पथ में कुल धारा कितनी हो जाएगी? तथा वृत्तीय पथ में कुल धारा, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा भाई? टोटल टर्न अगर इतने हैं तो n 2 पाई a i हो जाएगा। कितना हो जाएगा? n टोटल करंट जो होगी हमारी i किसके बराबर हो जाएगी? n 2 पाई a i नॉट हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर है जी? कोई डाउट नहीं है? हाँ, कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ें। तो देखिए कैसे करते हैं। तो यहां से बच्चों देखो, हम मानते हैं इसको इक्वेशन नंबर, चलिए 1 ले लिया, और इसको 2 और इसको 3। तो 1 2 3 से हमें क्या मिलता है? समीकरण 1 2 तथा 3 से। देखिए समीकरण 1 2 और 3 से हमें क्या बात मिला, ध्यान से देखो। हमें मिलेगा यहां पे कि हम इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं? इतना लिख सकते हैं। मतलब यहां पे लिखेंगे b इन ब्रैकेट में 2 पाई a इज इक्वल टू म्यू नॉट, और I बराबर कितना है यहाँ पे? I टोटल करंट आपका है n 2 पाई a I नॉट। तो भैया कि यहाँ पे क्या क्या कैंसिल? 2 पाई a कैंसिल हो गया, तो b बराबर कितना आ गया? b बराबर बच्चों यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट I नॉट, या म्यू नॉट एन आई हो गया। कितना हो गया? म्यू नॉट एन आई हो गया। ठीक है, इतना आप लोग लिखिए। पहले आपका डेरिवेशन हो चुका है यहाँ पे। अच्छा, अभी आपको 2 पॉइंट पे और निकालना है। चलिए ठीक है, जल्दी से लिखिए इसको। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। ये देखिए, टोराइड के अंदर जितना सोलेनोइड पे हुआ था उतना टोराइड के अंदर भी होता है। अब फटाक से हम लोग अलग अलग बिंदुओं पे निकाल लें जल्दी से। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र लिखेंगे। दूसरा पॉइंट है, ये आसान है, ज्यादा इसमें टफ नहीं है। टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र। तो टोराइड के बाहर हमने पॉइंट क्या लिया है? क्यों? तो क्यों पे भैया बी ही 0 है, और जब बी 0 होगा तो कहानी ही खत्म हो जाएगी। तो लिख लेते हैं फिलहाल, माना टोराइड के बाहर बिंदु, माना टोराइड के बाहर बिंदु, माना टोराइड के बाहर बिंदु क्यों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर वेक्टर बी ज्ञात करनी है। अब आगे देखिए, ज्ञात करनी है, फिर आगे लिखेंगे क्यों से जाने वाले वृत्त पथ, यहां पर लिखेंगे क्यों से जाने वाले। अच्छा, यहां से जो वृत्त जा रही है इस पॉइंट पे, उसको मान लेते हैं आप A1 है, और R पॉइंट पे कितना है? A2। इसको भी आप ले लीजिए। तो लिखेंगे
Q बिंदु से गुजरने वाला वृत्त की त्रिज्या कितनी है? A1 है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? A1 है। तो यहां पे लिखेंगे क्योंकि घिरे फेरों में धाराएं, क्योंकि घिरी फेरों में धाराएं विपरीत हैं, इसलिए कुल धारा बराबर 0। तो B भी कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए B भी कितना हो गया बच्चों? यहां पे इस तरीके से लिख लीजिए, ना हो कि B 2 पाई A1 इज इक्वल टू म्यू नॉट 0। तो B बराबर कितना आ गया? 0। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसको खटाक से लिखिए। फिर उसके बाद हम एक बिंदु और है उसको भी देख लेते हैं। टोरॉइड द्वारा घिरे रिक्त स्थान में चुंबकीय क्षेत्र, इस पॉइंट पर निकालना R पे। तो लिखेंगे टोरॉइड द्वारा घिरे रिक्त स्थान में चुंबकीय क्षेत्र अब हमें इस पॉइंट पे मान लो निकालना है आपको R पे। तो देखिए बच्चों, R पे कैसे लिखेंगे? R पे तो वैसे भी आपका 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, वृत्त ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है 0 होने वाला है। तो लिखेंगे बिंदु R पर चुंबकीय क्षेत्र R पर बिंदु R पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। शून्य होता है। ऐसा क्यों? इसके बारे में देखिए। 0 होता है क्योंकि R से गुजरने वाले वृत्त द्वारा, क्योंकि R से गुजरने वाले वृत्त से कुल धारा 0 होती है। कुल धारा शून्य होती है। तो देखिए टॉपिक आपका यहाँ पे फिनिश हो रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी चीजें फिर कल देखेंगे। ओके, ठीक है। तो बच्चों देखो, आज के टॉपिक में हम यहीं तक डिस्कस कर रहे हैं। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। 5वीं वीडियो होगी इस चैप्टर पर, जिसमें हम पढ़ेंगे लॉरेंज बल के बारे में और किस तरीके से कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में किस तरीके से गति करता, पथ कैसा होता है, इन सारी चीजों के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए इस लेक्चर को। कोई भी डाउट कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद एंड हैव अ नाइस डे।